नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हर एग्जाम्स में गद्यांश और पद्यांश प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो आपको आज इस वीडियो में हम बताएंगे पद्यांश को हल करने के टिप्स और ट्रिक्स। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को पूरा अवश्य देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें कोई भी गद्यांश या पद्यांश जो हमारे पेपर में आता है उसको हमें किस तरह से हल करना चाहिए। ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आजकल जो परीक्षाएं जो होती है उनमें एक गद्यांश और पद्यांश दिया ही जाता है। जैसे कि हम बोर्ड एग्जाम्स की बात कर सकते हैं, और जो कंपटीशन जो एग्ज़ाम्स होती है उनमें भी ऐसे प्रश्न आते हैं। एक गद्यांश पद्यांश आता है, उससे ही हमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे ही उसी पद्यांश में से या गद्यांश में से हमें आंसर देने रहते हैं। तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आप अंत तक अवश्य बने रहें, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, पद्यांश को हल करने के टिप्स और ट्रिक्स, इसमें हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, पूरे बिंदुओं को स्पष्ट आपको करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं MPTET। जैसे कि मैंने आपको बताया, शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए हम जो भी प्रैक्टिस सेट आपको करवाते हैं और जो भी बोर्ड एग्जाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें जो हम चर्चा कर लेते हैं, किसी को एक वो बना लेते हैं हम, जैसे कि शिक्षक भर्ती को MPTET एवं अन्य परीक्षाओं में पद्यांश से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, और इन प्रश्नों को आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं यदि आप हिंदी भाषा से संबंधित नियमों का अध्ययन ध्यानपूर्वक करें। यहाँ बहुत ही साधारण भाषा में विषय को समझाया गया है तथा विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से भी अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। प्रस्तुत नोट को पढ़ने के बाद आप पद्यांश से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को परीक्षार्थी की योग्यता जांचने का सर्वोच्च मापदंड माना जाता है तथा परीक्षार्थी की सही सूझबूझ और सही क्षमता की परख की जा सकती है। देखते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण निर्देश, सामान्य बातें जिनको हमें पद्यांश को हल करने के लिए ध्यान में रखा जाता है। देखिए, पद्यांश संबंधी सामान्य बातें। पद्यांश को ही काव्य कहा जाता है। जो आपका पद्यांश आता है, पद्यांश कविता को ही पद्यांश कहा जाता है, पद्यांश को ही काव्य कहा जाता है। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। काव्य का स्तर, विचार, भाषा, शैली आदि प्रत्येक दृष्टि से परीक्षा के स्तर के अनुरूप होता है। काव्य का स्वरूप साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा विवरणात्मक भी होता है। दिया गया पद्यांश अपठित होता है। जो भी हमें पद्यांश दिया जाता है वो अपठित होता है। अपठित का मतलब होता है जो पहले कभी नहीं पढ़ा है आपने, वो होता है ये। ठीक है, चलिए अगला हमारा है काव्य से ही संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न नीचे दिए गए होते हैं तथा प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए होते हैं, जिनमें से सही उत्तर आपको चुनना होता है तथा उसे चिन्हित करना होता है। अच्छे से समझ ले दोस्तों आप इन बिंदुओं को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पद्यांश या गद्यांश को हल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे। देखिए, यहाँ पर पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए सुझाव। अब आपको जो पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न आपको दिए जाते हैं उनको किस तरह से आप हल करें, उसके लिए आपको सुझाव दिया गया है। आपको बताया गया है कि आप किस तरह से उनको सबसे पहले हल करें, क्या आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको हल करना है उस पद्यांश को। तो देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट, पद्यांश को ध्यानपूर्वक तथा समय की बचत करते हुए पढ़े तथा उसकी विषय वस्तु तथा केंद्रीय भाव जानने का प्रयास करें। आपको सबसे पहले ये जानना है, अच्छे से पूरा मन अपना लगाकर अपने मन को एकाग्रचित कर वहाँ पर उसको पद्यांश को आपको पढ़ना है और उसकी विषय वस्तु को आपको समझना है और उसको केंद्रीय भाव को समझना है कि वो कहना क्या चाहता है। जिसके बाद में दूसरा पॉइंट देखिए, जिस विषय के बारे में कई बार बात पद्यांश में की जाए वह उसका केंद्रीय भाव हो सकता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि जिस विषय के बारे में बार बार बात की जा रही है वो उसका केंद्रीय भाव हो सकता है। ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि उस पद्यांश में किस बात का बार बार वर्णन किया जा रहा है वो उसका केंद्रीय भाव हो सकता है। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और सभी का ये लगभग गलत जाता है। आपको केंद्रीय भाव कैसे समझ में आएगा उसका दोस्तों, उसमें किस बारे में बार बार बात की जा रही है वो आपका केंद्रीय भाव होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है शीर्षक
ठीक है, शीर्षक भी आता है, तो जिसके बारे में अधिक बार बात की जाती है उस पद्यांश में, वो उसका शीर्षक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है दोस्तों तीसरा पॉइंट हमारा। तीसरा पॉइंट है आपका, जो तथ्य आपको पद्यांश पढ़ते हुए महत्वपूर्ण लगे उन्हें रेखांकित अवश्य करें, इससे आपका समय आवश्यक रूप से बचेगा। जो तथ्य आपको पद्यांश में क्या लगे, बहुत ही महत्वपूर्ण लगे, उसे आपको क्या करना चाहिए, रेखांकित करना चाहिए, जिससे आपका समय अवश्य रूप से बचेगा। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है आजकल जो शिक्षक भर्ती जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो सभी ऑनलाइन कर दी गई है, तो हम वहाँ पर तो रेखांकित कर नहीं सकते हैं, लेकिन आपको उस पर थोड़ा अच्छे से उसको देखना है। जो भी आपको महत्वपूर्ण जो शब्द लगे उसको आपको अच्छे से देख लेना है एक बार। अगला पॉइंट हम देखते हैं, प्रश्नों के सही उत्तर को ध्यानपूर्वक चिन्हित करें। जो भी आपके प्रश्न हैं उनके सही उत्तर को आपको ध्यानपूर्वक चिन्हित करना चाहिए। उत्तर पद्यांश पर आधारित होना चाहिए, कल्पनात्मक उत्तर ना दे। देखिए दोस्तों, कोई भी प्रश्न है उसका आपको कल्पनात्मक उत्तर नहीं देना है, पद्यांश के आधार पर ही उसका उत्तर देना है। जो पद्यांश में पूछा गया है उसी के आधार पर आपको उत्तर देना है। हमारे मन से हम कुछ भी नहीं उसका आंसर दे सकते हैं। अगला देखिए पॉइंट, पद्यांश में दी गई जानकारी को ही सही मानते हुए सही उत्तर निकालने का प्रयास करें। जो पद्यांश में जो जानकारी दी गई है उसी के आधार पर आप सही उत्तर निकालने का प्रयास करना चाहिए आपको। अगला देखिए, प्रत्येक विकल्प पर विचार करके देखें कि उनमें से किसके अर्थ की संगति संबंधित वाक्य के साथ सही बैठ रही है। जो भी आपके सामने जो विकल्प रहते हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा विचार कर लें कि ये जो प्रश्न पूछा गया है क्या ये आंसर इसका सही है। चारों विकल्प को ऐसे मिलाकर आप देख लें क्या ये सही आंसर है इसका, ऐसे आपको देख लेना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे हम बात करेंगे पद्यांश का उदाहरण। अब देखिए आपको हम यहाँ पर एक छोटा सा पद्यांश दे रहे हैं और उसका आंसर भी, उसके क्वेश्चन भी हम पूछेंगे आपसे, तो उसका आंसर आप खुद इस पद्यांश को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आप आंसर देंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों एक उदाहरण दे रहे हैं हम आपको पद्यांश का। देखिए इस पद्यांश को आप अच्छे से पढ़े पहले तो। देखिए, क्या करोगे अब समय का, जब प्यार नहीं रहा, सर्वसाह पृथ्वी का आधार नहीं रहा, न वाणी साथ है न पानी साथ है, न कहीं प्रकाश है स्वच्छ, जब सब कुछ मैला है आसमान, गंदगी बरसाने वाला, एक अचोर फैला है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पद्यांश हो गया। ठीक है, ये पद्यांश हमने पढ़ लिया। अब नीचे हम आंसर देखेंगे। जो भी हमने दोस्तों जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा है उनको आप ध्यान में लाए। अब आपको अच्छे से पढ़ना है और जो आपको महत्वपूर्ण शब्द लगे उसको आपको अंडरलाइन करना है, थोड़ा सा उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, ये हमने पूरा पद्यांश पढ़ लिया है। आप यदि इसको और भी पढ़ना चाहें तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका और अच्छे से पढ़ सकें। पूरा स्क्रीनशॉट ले लें आप, मैं छोटा कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ये पूरा मैंने छोटा कर दिया। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप पढ़ सकते हैं। अब वापस हम बड़ा कर लेते हैं और चलते हैं इसके प्रश्नों की ओर। दोस्तों वहाँ का स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ का 3 लाइन और है, यहाँ पर इसकी और 3-4 लाइनें और है, इनका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। अगर आप लेना चाहें तो ले लेना। ठीक है, तो थोड़ा सा पद्यांश के भागे कुछ थोड़ा सा इधर साइड रह गया था। कहीं चले जाओ विनती नहीं है, वायु प्राणप्रद, आंधकर आदमी सब सजग से गायब है। तो ये इतना सा और हमारा उसी भाग का है, उसी पद्यांश का है ये। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे हमारे प्रश्नोत्तर की ओर। कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है। दोस्तों ये देखिए, ये हमारा प्रश्न, ये प्रश्न है। अब इसका आंसर आपको बताना है। आप अच्छे से पढ़े पद्यांश को, उसके बाद आप क्या करेंगे, आंसर देंगे। तो कवि ने धरती के बारे में उस पद्यांश में क्या कहा है ये आपको बताना है। रत्नगर्भा कहा है, आधारशिला कहा है, सर्वसहा कहा है, माँ कहा है। तो यदि दोस्तों आपने उस पद्यांश को अच्छे से पढ़ा होगा तो कवि ने धरती के बारे में कहा है सर्वसहा, ये शब्द जरूर आया होगा उसमें, आप वापस जाकर देख लें, सर्वसहा आया होगा उसमें। कवि ने धरती के बारे में कहा था कि धरती क्या है, सर्वसहा है, सब कुछ सहने वाली है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदम कद आदमी से क्या तात्पर्य है। आदम कद आदमी से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। मानवीयता से भरपूर आदमी, ऊंचे कद का आदमी,
संपूर्ण मनुष्य, सामान्य आदमी। तो आदम कद आदमी से तात्पर्य है मानवीयता से भरपूर आदमी। ये आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। जो आदम कद आदमी आपका जो पद्यांश में आया है, इसका जो तात्पर्य होता है वो होता है मानवीयता से भरपूर आदमी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। आसमान की तुलना किससे की गई है? अब दोस्तों, आसमान की तुलना किससे की गई है ये आपको बताना है। समुद्र से, समुद्र से की गई है क्या? हमारे पद्यांश में आया है किससे की गई है? अभी हम देखेंगे नीचे ऑप्शन। समुद्र से, नीली झील से, पतंग से, गंदगी बरसाने वाले थैले से। तो समुद्र की तुलना किससे की गई है? सॉरी, तो आसमान की तुलना किससे की गई है ये आपको बताना है। तो समुद्र से, नीली झील से, पतंग से, गंदगी बरसाने वाले थैले से। तो आसमान की जो तुलना की गई है वो की गई गंदगी बरसाने वाले थैले से। डी आंसर आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्राणदान का तात्पर्य है। प्राणदान का तात्पर्य क्या होता है ये आपको बताना है। प्राणों को पूर्ण करने वाला, प्राण प्रदान करने वाला, प्राणों को प्रणाम करने वाला, प्राणों को छीन लेने वाला। प्राणदान का जो तात्पर्य होता है वो होता है प्राण प्रदान करने वाला। प्राणदान का तात्पर्य क्या होता है? प्राण प्रदान करने वाला। बी आंसर आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवि समय से कब और क्यों कतराना चाहता है? कवि समय से कब और क्यों कतराना चाहते हैं? कवि के पास बात करने का समय नहीं है, किसी को 2 क्षण बैठने का समय नहीं है, किसी को प्यार करने का समय नहीं है, किसी को गप मारने का समय नहीं है। तो कवि समय से कब और क्यों कतराना चाहता है, ये भी उसमें आया है। आप अच्छे से उसको पढ़ें और उसका आंसर दें। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, किसी को प्यार करने का समय नहीं है। सी आंसर आपका इसमें सही है। सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बताया आपको किस तरह से आपको पद्यांश और गद्यांश को हल करना चाहिए, और एक पद्यांश के द्वारा हमने आपको ये भी बताया है किस तरह से गद्यांश पद्यांश आता है। ये हमारा पद्यांश था, किस तरह से पद्यांश आता है और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हमारा आज का पद्यांश था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को दबा लें, जिससे जब भी हमारा लेटेस्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो इसी प्रकार के वीडियो को हम आपके लिए लेकर आएंगे। कमेंट करके आप अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।